जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का जो हमारा देखिए वीडियो है असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन 2024 स्टेज नंबर 1 सीबीटी परीक्षा है हेल्ड ऑन 9/8/2018 यानी कि जो 9/8/2018 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर 2 में, यानी शिफ्ट नंबर 2 में 9/8/2018 जो साइंस का पेपर हुआ था, आज उसका प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पिछले हमने क्या किया, 9/8/2018 को जो शिफ्ट नंबर 1 के मैथ, रीजनिंग और साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो उनको सॉल्व किया था। आज क्या शिफ्ट नंबर 2 का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, यानी कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। पहला ऑप्शन है लवण और क्लोरीन, दूसरा लवण और क्षार, तीसरा लवण और हाइड्रोजन और लास्ट ऑप्शन है लवण और पानी। तो देखिए इसका जो रिएक्शन होता है, धातु हो गया तो देखिए हमारा सोडियम क्या हो गया, धातु हो गया, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तो अम्ल क्या हो गया HCl। ठीक है, अम्ल हो गया, इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा NaCl। ठीक है, NaCl, ये देखिए हो गया क्या, NaCl लवण हो गया और प्लस क्या बचा, H बचा है तो H2 बाहर हो गया, यानी कि हाइड्रोजन बाहर हो गया। इसको बैलेंस कर देंगे, दो से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 NaCl कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया लवण और जल, एक लवण और हाइड्रोजन प्राप्त करेगा, लवण और हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन है दूसरा है, यदि खालिस्तान शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। लैंगिक प्रजनन, बाइनरी विखंडन, वनस्पति जनन, अलैंगिक प्रजनन। तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा ए जो है सही है, लैंगिक प्रजनन। ठीक है, यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नर युग्मक तथा अंड कोशिका के संयोजन के युग्मनज बनता है। ठीक है, नर युग्मक तथा अंड कोशिका के संयोजन से युग्मनज बनता है, इसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन कैसे करते हैं, ये हो गया। पौधों में लैंगिक जनन को 4 चरणों में बांटा गया, यानी कि पौधों में लैंगिक जनन जो होता है 4 प्रकार से होता है। पहला क्या है, युग्मक जनन, परागण और तीसरा निषेचन और लास्ट है हमारा बीज व फलों का निर्माण। ठीक है, देखिए क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। पहला क्या ऑप्शन हमारा है, कापर सल्फेट, CuSO4, दूसरा बेकिंग सोडा NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और लास्ट है धुलाई सोडा Na2CO3। तो देखिए क्या होता है, क्लोरीन गैस का उपयोग क्या है, निम्न में किसके निर्माण में किया जाता है। तो देखिए क्लोरीन गैस का हम लोग कैसे, क्लोरीन गैस से क्या निर्माण करेंगे, तो सबसे पहले देखिए शुष्क पूजा चूना लेते हैं, क्या है CaOH का ट्वाइस। ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराते हैं हम लोग, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, CaOCl। ठीक है, CaOCl कोष्टक 1 Cl प्लस H2O, तो इसको लिख सकते हैं क्या, CaOCl2। ठीक है, तो ये क्या होगा, CaOCl2 हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 हो तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए 36 है तो 36 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होता है, 2 8 18 8। पहले देखिए क्या होता है, एक में यहाँ देखिए बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम क्या है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है जहाँ n उस कक्षा की क्रम संख्या है। ठीक है, और इसमें क्या है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी होने पर ही उसके बाद वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखिए क्या होता है, अधिकतम संख्या क्या 2n² होता है, यानी कि हमारा मान लीजिए जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो कोष होते हैं KLMN। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, पहले 2n², K मान लीजिए पहला है, दूसरा है, तीसरा ये चौथा, पहली कक्षा दूसरी तीसरी और चौथी है। ठीक है, तो 2n² होता है, 2n² होता है, n का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर गुणे 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इसी तरह जल में देखिए, जल दूसरी कक्षा तो 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। और तीसरा यम देखिए, तो यम में क्या है, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। और जो चौथा कक्षा है हमारा, तो 4 के स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18 और चौथे में 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और इसमें दिया किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी होने पर ही उसके बाद वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखिए 36 है तो सबसे पहले K में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक, K के बाद L में देखिए कितने अधिकतम 8 है,
8 हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। अब देखिए यम में कितने जाएगा, 18, 18 गया, 2 8 10, 10 और 18 कितना हो गया हमारा, 28 हो गया। कितना बचा, 36 निकाला तो अभी कितना बचा, 8 बचा है। तो यल में कितना हो जाएंगे, 32 अधिकतम है, लेकिन आएगा कितना, 8 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 तो 10, 10 8 कितना हो गया, 18 28 हो गया। 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36, यानी कि 2 8 18 और 8, ये हमारा क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। पहला क्या, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या आयोडीन। तो इसका हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयोडीन सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। देखिए क्या, भोजन में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि भोजन में क्या, आयोडीन की कमी से हमारा घेंगा रोग होता है। और अगला है, पोटेशियम तंत्रिका आवेग का संचरण तथा शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है। पोटेशियम, इसका कार्य क्या है, पोटेशियम जो है तंत्रिका आवेग का संचरण तथा शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखता है। अब देखिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों का मुख्य संगठक होते हैं, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस क्या होते हैं, हड्डियों का मुख्य संगठक होते हैं। और सोडियम रक्त दाब नियंत्रण करता है और पेशियों का संकुचन में मदद करता है, ठीक है। चारों ऑप्शन को हमने देख लिया, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि आयोडीन क्या सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। लेटरल मेरिस्टेम, दूसरा ऑप्शन है इंटरकेलेरी मेरिस्टेम और एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। तो देखिए इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला है यानी कि ऑप्शन नंबर ए, लेटरल मेरिस्टेम जो है करेक्ट आंसर होगा। इंटरकैलेरी मेरिस्टेमा, ये क्या होते हैं कि ये इंटरनोड्स या पत्तियों के आधार पर स्थित होता है तथा इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। पार्श्व विभज्योतक क्या होता है, ये पौधे के तने और जड़ के पार्श्व भाग पर मौजूद होता है तथा पौधों की मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, देखिए ये जड़, तने आदि की नोक पर स्थित होते हैं और कोशिकीय वृद्धि के साथ साथ विभिन्न कोशिका विभाजन, जमीन के ऊपर तने के विकास और जमीन के नीचे जड़ के विकास में मदद करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। देखिए केरोसिन में हम सोडियम को रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें, दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, या दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें, या फिर दिए गए तापमान में से 273 घटाएं। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, ठीक है। देखिए क्या है, ये जो हमारा फार्मूला है, क्या ये फार्मूला हमारा होता है सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, इसमें चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमको दिया गया सेल्सियस से केल्विन, सेल्सियस से केल्विन यानी कि ये और ये, तो इसको लिख लेते हैं। तो C/5 बराबर K-273/5 है। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा C बराबर K-273। अब दिया गया सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, केल्विन में बदलना है तो केल्विन को इस तरह रखिए तो केल्विन इधर हो जाएगा और ये -273 इस बगल आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आया हमारा, केल्विन बराबर हम लिख सकते हैं सेल्सियस प्लस 273, यानी कि आपको निम्न से क्या करना होगा। तो इसमें दिया कि दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें, नहीं ये तापमान हमारा सेंटीग्रेड में 273 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि दिए गए तापमान में 273 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेल का है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीकरण, शोधन, अवकरण, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या है, ऑक्सीकरण होता है। देखिए क्या है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक रसायन का प्रयोग किया जाता है। गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है, गर्मियों में क्या होता है, खाना जल्दी खराब हो जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। बीजांड, अंडाशय, एंडोस्पर्म या युग्मनज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही है, एंडोस्पर्म जो होता है भ्रूण के पोषक ऊतक का कार्य करता है। देखिए क्या होता है कि भ्रूण का पोषण जरायु, इम्नियान एवं अपरा द्वारा होता है।
निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मना तीव्रता से समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होने लगता है। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए हमारा फोकस दूरी दिया है क्या, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर का मान क्या है 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकाला, तो फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है F बराबर R/2। तो F बराबर R कितना दिया 20 सेंटीमीटर बटे 2 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, F बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तापमान के, प्रतिरोधकता के, या अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल या लंबाई। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है प्रतिरोधकता, क्या प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध का देखिए जो फार्मूला हमारा क्या, आर बराबर ये देखिए रो है, रो इंटू एल बाई ए। तो आर जो होता है यल के क्या प्रोपोर्शनल, यानी कि आर प्रोपोर्शनल यल है, यानी कि आर क्रमानुपाती किसके यल के हैं, और देखिए ए है यानी कि क्षेत्रफल। तो आर व्युत्क्रमानुपाती क्या 1/a के। ठीक है, बट्टे में यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ये डायरेक्ट है यानी कि ये क्या हो गया क्रमानुपाती हो गया। तो क्या हो जाएगा आर क्रमानुपाती यल के और व्युत्क्रमानुपाती किसके 1/a के। तो ये रो जो ये होता है हमारा रो होता है, रो को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो रो बराबर निकालेंगे तो आर इंटू ए बाई एल, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो ये किसके, देखिए सवाल का आंसर जो आ जाएगा प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध ए यानी कि क्या क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तत्व ए बी और सी डाबर रेनिर ट्रायड्स के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और सी का 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, देखिए क्या ए का परमाणु द्रव्यमान हमको दिया है, ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और सी का क्या है, सी का परमाणु द्रव्यमान 39 है। तो बी का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो बी का परमाणु द्रव्यमान एक इसमें डाबर रेनियर ट्रायड्स है, तो इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा A+B/2। इसका देखिए क्या है मध्य तत्व, यानी कि ए बी और सी। तो मध्य तत्व क्या है बी, मध्य तत्व का द्रव्यमान आमतौर पर अन्य दो तत्वों के परमाणु, अन्य दो तत्व यानी कि ए और सी के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। औसत मतलब /2, A+C/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी का परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा। तो ए का परमाणु द्रव्यमान कितना है 7 है, प्लस सी का कितना 39 है /2। इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 9 7 16 की 6 हासिल हमारा 1 लगेगा, 3 और 1 4/2। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसका। चौथा जो देखिए अगला है कि 4 kg वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा 1/2 mv²। तो यम का मान कितना है, यम बराबर 4 kg है, और निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त करते हैं, यानी कि v का मान क्या है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा बल द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। देखिए क्या है गतिज ऊर्जा निरंतर बल लागू होने पर यानी कि लगातार काम हो रहा है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 यम कितना है 4, बी का मान है 5, 5 का स्क्वायर। तो 1/2 4 × 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 2 से काट देंगे 4 को 2 बार, कितना आ जाएगा 2 × 25 बराबर कितना हो जाएगा 50 जूल। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। पहला अर्नेस्ट डेमोक्रिटस, जोसेफ एल प्रोस्ट, एंटोइन एल लेओयजियर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी जो है सही है। लेओयजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इनको क्या आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी कि आपका जो परावर्तक यानी कि प्रतिबिंब आपसे छोटा है तो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 केजी के यानी कि 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जी का मान हमको दिया है कि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग रख सकते हैं। तो देखिए क्या है कि 2 केजी एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m v स्क्वायर। v का मतलब होता है यहाँ पे क्या? अंतिम वेग होता है। v बराबर हमारा क्या होता है? अंतिम वेग होता है। और हमको दिया क्या? ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, यानी कि u का मान हमको दिया है, u का मान है 20 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या दिया है? m बराबर 2 kg दिया है और टाइम दिया हमको क्या? 2 सेकेंड। ठीक है, तो निकालना 1/2 m का मान दिया है v स्क्वायर, v निकालना है। तो u और t है और g का मान दिया है कितना? g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि g, t और u से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले v का मान निकालेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले अंतिम वेग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अंतिम वेग बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी। ठीक है, तो u कितना हमारा? u है 20 मीटर प्रति सेकेंड माइनस g का मान है 10 और t का मान कितना है? 2। तो हो जाएगा क्या? 20 माइनस 20। तो अंतिम वेग v का मान कितना हो जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, v का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए कैसे? तो 1/2 m कितना है? m का मान है 2 गुणे v स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा गुणे जो 0, और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, यानी कि 0 जूल जो आएगा हमारे इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? ठीक है, कौन होता है? बल जो होता है प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। तो बल एक सदिश राशि होता है और बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए क्या है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन कौन होते हैं? सबसे पहले तो मीथेन होता है, सबसे ज़्यादा मीथेन ही पाया जाता है। देखिए लिखा है मीथेन की मात्रा लगभग 65 से 75% होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S। तो देखिए H2S पाया जाता है, मीथेन CH4 पाया जाता है, CO2 भी पाया जाता है और हाइड्रोजन पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा। इसमें पूछा कि बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है, कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होता है? तो CO नहीं होता है। ठीक है, मीथेन की मात्रा लगभग 65 से 75% होती है। धान के खेतों से भी मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, जो धान की खेती होती है उससे भी क्या होता है? मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, यानी कि सवाल आता है कि मार्स गैस किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? मीथेन गैस को। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुख्यतः मोटर वाहनों एवं कल कारखानों से निकलने वाले धुआं का मुख्य भाग होता है, यानी कि जो मोटर वाहन होते हैं और जो कंपनी होती है, कारखाना होता है, उनसे जो धुआं निकलता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। CO को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि रक्त में हमारे सबसे जल्दी क्या घुलता है? CO घुलता है। इसकी क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है और यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए क्या है? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, और m का मान है 5। देखिए m का मान कितना? 22 kg और v का मान है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा आ जाएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी 1/2 m कितना है? 22 गुणे v स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 22 करिएगा क्या? 11 बार में, तो हो जाएगा 11 गुणे क्या? 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा। और देखिए 11 × 25 = 55, हासिल कितना लगेगा? 5। 11 दूनी 22, 22 × 5 = 27,
ये क्या आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 275 जूल। ठीक है। अब देखिए जो साइंस का ही लोको पायलट में क्वेश्चन आता है तो लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा क्या होता है कि बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत कम होते हैं, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, बायो के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे साइंस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बायो के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा क्या अंतिम सवाल। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।